सरकार को अपनी जान बचानी है। ये आदमी तो उनके लिए सेक्रीफिशियल लैम्स हैं, कभी भी आप किसी टाइम भी उनको सेक्रीफाइस कर दो। अबेटमेंट टू सुसाइड तो बनता है। अब किस तरीके से अबेटमेंट कहाँ है? वो अबेटमेंट टू सुसाइड का मतलब है कि मैं कोई ऐसा काम करूं। उनकी बेटी को डीएसपी बनाने का ऑफर दिया गया है। रिश्वत तो आजकल कानूनी हो गई है। परिवार अकेला लड़ता रहेगा, सब अपने अपने काम धंधे लग जाएंगे। राजनीतिज्ञ जो आज वहाँ जा रहे हैं, अभी भगवंत मान जी जा रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी जा रहे हैं, इसलिए किसी। नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रोहतक के सीनियर वकील एडवोकेट प्रदीप मलिक साहब से हम वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में बातचीत करेंगे। बहुत सारी बातें अभी ऐसी हैं जो लीगल एंगल से भी जानने हैं और कोई नई डेवलपमेंट भी हो रही है। मलिक साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मलिक साहब, कितना मुश्किल होता है इस तरह के केसेस जहां डीजीपी किसी स्टेट का और जिले का एसपी और 13 ऐसे बड़े नाम, आम आदमी तो उनके नाम सुन के ही उनके ऑफिस में घुसने से उनकी पिंडी कांपती हैं। तो ऐसा मतलब कितना मुश्किल होता है ऐसी जांच, इनके खिलाफ क्या जांच हो पाएगी? आम आदमी तो सोच रहा है कुछ ना हुआ है इनके खिलाफ, इतने बड़े आदमी, एक आदमी के खिलाफ नहीं हो पाएगी, ये तो सारे इकट्ठे हैं। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर एडीजीपी पूरन कुमार ना होते, उनकी जगह कोई और होता, तो आप दीवारों में सर मार रहे होते, आपकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं होता। आप कहीं चले जाते, कोई ना एफआईआर दर्ज करता, न किसी तरह की और कोई कहानी होती। ये तो वो खुद एक एडीजीपी थे, पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी थे, 2001 बैच के थे, लंबी सर्विस थी। उसके ऊपर उनकी पत्नी एक बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर, जो कि उस वक्त मुख्यमंत्री के साथ ही जापान के दौरे पर थी जब उन्होंने ये सब किया। ये एक कारण है कि वो एफआईआर दर्ज हो गई। उसमें भी समय लगा जी, एकदम से तो वो भी नहीं हुई। और अब उसके अंदर जो नाम आए, 3 डीजीपी, 2 भूतपूर्व, एक अभी के, सीनियर आईएएस अधिकारी भी हैं, चीफ सेक्रेटरी भी हैं उसके अंदर रिटायर्ड, और बहुत से पुलिस अधिकारी हैं, आईपीएस ऑफिसर, जिसके ऑफिस में जाने के लिए आपको 2-2 घंटे बाहर बैठना पड़े, उनके खिलाफ कार्रवाई इतनी आसान नहीं हो सकती। अगर ऐसा ही केस कोई अमेरिका वगैरह में या एडवांस कंट्रीज में हुआ होता तो क्या कार्रवाई हो गई होती? एक वैसे अजम जानने के लिए। हमारे यहाँ का सिस्टम पॉलिटिकली करप्ट हो, सच्ची बात ये यहाँ की पुलिस फोर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सब पॉलिटिकल उसके अंदर रह के काम करते हैं। अपनी इंडिपेंडेंस वो खत्म कर चुके, या तो वो अपने पॉलिटिकल लोगों को अपने काबू में कर लेते हैं और अपनी चलाते हैं, और कोई दूसरी तरह का होता है तो उसके नीचे फिर रह के काम कर। वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में लगा लीजिए, अमेरिका में लगा लीजिए, वहाँ पे इस तरीके के प्रेशर्स नहीं है। पुलिस इंडिपेंडेंटली काम करती, पॉलिटिकल इंटरफीरेंस नहीं। वहाँ डिस्ट्रिक्ट, अमेरिका के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का इलेक्शन होता है। हमारे यहाँ वो सरकारी आदमी है, वहाँ इलेक्शन होता। वो ये जिस केस को कह देगा कि इस केस को टू कोर्ट कर दें, इसके अंदर सफिशिएंट एविडेंस है, उस केस के अंदर मुल्जिम का बचना 1% भी पॉसिबल नहीं होता। तो वहाँ की इन्वेस्टिगेशन और यहाँ की इन्वेस्टिगेशन में बहुत फर्क। हर एक चीज़ का उन्होंने अलग पुलिस है उनकी, नैरकोटिक्स की अलग है, होमिसाइड की अलग है, सबकी ब्रांचेज अलग है। यहाँ पे तफ्तीश करते हुए आदमी को पता चल जाए सीएम साहब आ रहे हैं, तो उस तफ्तीश को छोड़ के वहाँ पे जाके उसके सैल्यूट मारने पे खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ की हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। लेकिन एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, वहाँ भी एक एक्सेप्शन है। ट्रम्प कितने इल्ज़ाम है, राष्ट्रपति बने बैठा है। देखिए, ट्रम्प के ऊपर इल्ज़ाम हैं, ट्रम्प के खिलाफ ऑर्डर्स भी आए हैं, लेकिन वो राष्ट्रपति है, इम्यूनिटी है। हमारे यहाँ भी राष्ट्रपति को इम्यूनिटी है, हमारे राष्ट्रपति के खिलाफ भी कोई किसी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता। मेरा ट्रम्प से कहने का मतलब है ताकतवर। हाँ, तो हाँ, पावरफुल। हरियाणा में भी ट्रम्प एक तरह से डीजीपी शत्रुजीत कपूर ट्रम्प ही है। बिल्कुल ट्रम्प है, बिल्कुल मानता हूँ इस बात को कि वो भी ट्रम्प है। उनके ऊपर भी बड़े शुभ हाथ हैं लोगों के, उनको प्रोटेक्ट किया हुआ है। बता रहे मौजूदा सीएम नायब सैनी की पिंडी कांप रही है उनके खिलाफ एक्शन लेने में। ऐसा है जी, जरूर कांप रही होंगी। नायब सैनी जी तो चुटकुले सुनाते हैं आजकल खड़े होकर स्टेजेस पे। प्रशासन का किस तरीके से चलाया जाता है ये तो अभी तक वो किसी तरह से दिखा नहीं पाए। शत्रुजीत कपूर डीजीपी हैं, डायरेक्ट एलिगेशन आए हैं। अब से पहले तो वो कहते कि भैया जांच करो, अगर है, और उससे कहो कि भैया आपका नाम आ गया, आप हटो, किसी दूसरे को आने दो, जांच अच्छे से होने दो इस चीज़ की। एसपी रोहतक को हटाया है,
एसपी रोहतक तक को यहाँ से हटा दिया, दूसरी जगह आप इमीडिएटली सस्पेंड कीजिए, पावर खत्म करिए जो उसके हाथ में पावर है। जब तक आप जॉब में हो, आप सस्पेंडेड नहीं हो। देखो, पुलिस अधिकारी का, आईपीएस का सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप कहते हैं ना कि पनिशमेंट पोस्टिंग, जैसे एडीजीपी को कह रहे हैं पनिशमेंट पोस्टिंग में भी उनके पास 15 अर्दली होते हैं। चारों तरफ पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में चले जाएंगे, जिस मर्जी को नौकरी पे लगाओ, जिस मर्जी को निकालो, सेवादार उसका। पनिशमेंट पोस्टिंग होती है आईएएस की, सेक्रेटेरिएट में बैठा दिया, चाय पिलाने वाला भी नहीं होता कोई। हाँ, एक कमरे के अंदर। इनकी क्या पनिशमेंट पोस्टिंग है? जब तक आप इनको सस्पेंड नहीं करेंगे, जब तक आप इनकी पावर इनसे नहीं लेंगे, तब तक आप इनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। सर, आप इतने सीनियर वकील हैं, ऐसे केसेस आपने जीवन में देखे भी हैं, लड़े भी हैं, सुने भी हैं, क्योंकि आप लीगल फील्ड से हैं। हमारा हाई कोर्ट कई बार, सुप्रीम कोर्ट बात बात पे संज्ञान ले लेता है। इतना बड़ा मामला हो गया, एक तरह से ये देखिए कि इससे बड़ा और मामला क्या होगा, अभी तक कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया है। देखिए जी, हाई कोर्ट के पास भी, सुप्रीम कोर्ट के पास भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने के पूरे अधिकार। जहां भी कहीं उन्हें ऐसा दिखाई दे कि पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक आउटरेज है, पीस के डिस्टर्ब होने का बहुत बड़ा खतरा है, और ऐसी जगह है जहां उनकी इंटरवेंशन इसलिए ज़रूरी है कि उस इंटरवेंशन के बिना ईमानदारी से काम नहीं हो, तो उनको इमीडिएटली लेना चाहिए। दुर्भाग्य है हमारा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे आतंकवादी के लिए उठ सकती है, लेकिन ऐसे माहौल में, ऐसे हालात के अंदर जहाँ पे इस तरीके, अब इसके अंदर भी क्या है, जातीय आधार के ऊपर कल रोहतक के अंदर भी बहुत बड़ा जुलूस निकला है, जिसके एसपी की कोठी के सामने हंगामा, और अलग अलग शहरों में भी ऐसा हुआ है। अब उन्होंने ये भी कहा है कि आज भी शायद वो कोई वहाँ पे पंचायत वो करने का, ऑर्गेनाइज करने का उन्होंने कहा है, सब परिवार के उस तरफ से जो लोग आए हैं। तो वो अब दिखाई दे रहा है कि जातीय उसके अंदर ये चीज़ बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं उनको संज्ञान लेना चाहिए कि भाई सरकार नहीं कर पा रही, डीजीपी के अगेंस्ट एक्शन लेने में उसके हाथ कांप रहे हैं। तो अगर वो कांप रहे हैं तो हम तो बैठे हैं, जो 10 जगह कहते हैं कि सब बैठ गए, मैं तो खड़ा हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट तो खड़ी है ना। हमारे गवई साहब इतने बड़े दिल वाले हैं, उन्होंने अपने ऊपर जो उनके ऊपर हमला हुआ उस चीज़ को उन्होंने माफ़ कर दिया, लेकिन वो दूसरे के लिए ऐसा नहीं कर सकते। संज्ञान लेना चाहिए। हाई कोर्ट, अपनी हाई कोर्ट भी ले सकती है, हमारे चीफ जस्टिस भी कह सकते हैं कि नहीं भैया, इसको मैं सिटिंग जज के उसमें ये करा रहा हूँ, इसके अंदर सुबह मोटो कॉग्निजेंस ले रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि ये वो लोग हैं जो सबके साथ मिलते हैं, फैमिली इंटरेक्शन भी होता है, सोशल इंटरेक्शन भी होता है, चैम्बर में बैठ के चाय भी पीते हैं, तो एक दूसरे की शर्म होती है कि चलो मामला ठंडा हो जाने दो, फिर देखेंगे क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं? देखिए जी, वक्त जो है ना, हमारे यहाँ कहते हैं टाइम इज़ ए बिग हीलर। वक्त के साथ बहुत चीज़ें ठंडी पड़ती चली जाती हैं। अभी हम बात कर रहे थे मनीषा प्रकरण का, कितना गर्म था, रोज़ जलूस निकल रहे थे, रोज़ कैंडल लाइट वो हो रहे थे, सारी चीज़ें। अब सीबीआई को दे दिया केस। आज आपको भी नहीं पता होगा सीबीआई क्या कर रही है, मेरे को भी नहीं पता, और किसी लोग को भी नहीं पता। इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है हमारी आज इस मामले में भी, क्योंकि इमीडिएट है, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, सारी चीज़ नहीं हुई। 10 दिन बाद और देख लीजिए, वो परिवार अकेला लड़ता रहेगा, सब अपने अपने काम धंधे लग जाएंगे। राजनीतिज्ञ जो आज वहाँ जा रहे हैं, अभी भगवंत मान जी जा रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी जा रहे हैं, किस लिए? ठीक है, शोक प्रकट करने के लिए जाओ आप बाहर में, उसको पब्लिक प्रेस को एड्रेस करने के लिए थोड़ा ना जा रहे हो। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप शोक संतप्त परिवार से मिलके सांत्वना दे के आ गए, आप वहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हो। लेकिन परिवार की डिमांड तो उठाना तो जायज़ ही है। परिवार की डिमांड तो कोई उठा नहीं रहा ना। परिवार की डिमांड उन्होंने तो ये कहा है कि जांच अच्छे से होनी चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा है सस्पेंड और अरेस्ट। परिवार ने कहा है, परिवार ने कहा है, नहीं ये जो राजनीतिज्ञ जो कहे हैं, इन्होंने कहाँ कहा है? इनसे कहलवाओ ना कि इनको अरेस्ट करा और इनको गिरफ्तार करो, वो इनके खिलाफ। मैंने कहा ना, ये सभी इकट्ठे चाय पीने वाले हैं। तो फिर मैं वही तो आपसे बता रहा हूँ ना कि ये कौन सा भगवंत मान ये कह देगा कि जी इनको शत्रुजीत को हटाओ और गिरफ्तार करो, या दीपेंद्र हुड्डा कह देगा कि अब नरेंद्र बिजराणिया को गिरफ्तार करो ना। वो यही कहेंगे कि इसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच हो। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आज सब खड़े हैं, सबको, किसी को वोट चाहिए, किसी को नाम चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, सब अपने हाईलाइट में रहना चाहते हैं। मन से परिवार के साथ कितने लोग हैं ये तो
परिवार को भी पता है कि यहाँ आज मेरे, लेकिन परिवार की मजबूरी है कि आज उन्हें सपोर्ट चाहिए। चाहे वो IAS ऑफिसर हैं वो लेडी, लेकिन अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, उनको भी आज सपोर्ट चाहिए। तो वो सपोर्ट के लिए वो भी बैठी हैं, ठीक है भैया मेरे साथ हैं आज, जो भी बहुत अच्छी बात है। अभी सुनने में आया है कि हरियाणा सरकार की तरफ से उनकी बेटी को DSP बनाने का ऑफर दिया गया है। रिश्वत तो आजकल कानूनी हो गई है, रिश्वत देने का ये भी एक तरीका है सरकार कि चुप हो जाओ, छोड़ दो शत्रुजीत कपूर को और इनको DSP बन जाओ। आपका अपना अनुभव क्या आता है? सालों का अनुभव आपका, रोहतक का अनुभव, हाई कोर्ट का अनुभव, सुप्रीम कोर्ट का अनुभव क्या कहता है? DGP शत्रुजीत कपूर बचेगा या फंसेगा? बचे हुए अच्छा, बिल्कुल क्लियर, क्योंकि कोई एक्शन नहीं लेना नहीं चाहता। देखिए मैं प्रिज्यूम नहीं करना चाहता, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इस केस के अंदर कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, लीगली बनता ही नहीं है। अच्छा, फिर तो क्या हो सकता है? लीगली बनता ही नहीं है। आज एक प्रेशर है, सारी चीजें हैं, लीगली केस नहीं बनता है। आप लीगली उसके उस एंगल पे खड़े होकर देखोगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि जिस दिन कोर्ट जाएगा उस दिन तो लीगल पहलू देखे लीगल जाएंगे। पहलू। देखिए कोर्ट इमोशंस पे नहीं जाती, कोर्ट सेंटीमेंट्स पे नहीं जाती। कानून के अंदर एविडेंस क्या है हमारे सामने, क्या हमारे पुराने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कहते हैं इस बारे में, क्या कानून कहता है, वो सारी चीजें कंसीडर की जाए। अबैटमेंट टू सुसाइड तो बनता है। अब किस तरीके से अबैटमेंट कहाँ है? वो अबैटमेंट टू सुसाइड का मतलब है कि मैं कोई ऐसा काम करूं ये आपको मजबूर करे कि आप आत्महत्या करो। एक ADGP लेवल का बंदा, उनके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज करवाई जाती है, उनका गनमैन अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद उनको भी बता रहे हैं कि अरेस्ट करने की धमकी, और अरेस्ट का मतलब इतने बड़े, तो सोशली तो वैसे ही मर जाता है बंदा। ये अबैटमेंट नहीं है क्या? अगर वो अबैटमेंट है तो सबसे पहला दोषी वो आदमी है जिसने FIR दर्ज कराई, उसका तो कोई नाम ही नहीं है, सिर्फ 14 पुलिस वालों के नाम आ रहे। ये तो वो बताएगा कि मेरे से ये FIR किसने दर्ज कराई। क्या वो आदमी कभी IG साहब से मिलने के लिए उनकी कोठी पे गया था? CCTV फुटेजेस निकलवाई जा सकती हैं। जिस आदमी ने IG साहब के खिलाफ कंप्लेंट दी, जिस आदमी ने वो रिकॉर्डिंग उसकी दी उनके गनमैन की, ये वो बताएगा कि मेरी कंप्लेंट झूठी थी, सच्ची थी, कैसी थी, क्या थी, कैसे कर। वो गनमैन बताएगा। उसको इमीडिएटली क्यों जुडिशियल में भेज दिया, उसका पुलिस रिमांड क्यों नहीं लिया, वो बताता। आज की तारीख में भी उसको इस केस के अंदर एक्यूज बनाओ, जो उनका गनमैन है, उसको ला के पूछोगे भैया तेरे को किसने मजबूर किया कि ये पैसे लेकर इसमें इनका नाम लो, वहां से कड़ी जुड़ेगी। लेकिन सर वो कड़ी तो जब जुड़ेगी जब हरियाणा पुलिस का सबसे बड़ा अफसर जब तक कुर्सी पर है, किसकी हिम्मत है कि वो यहाँ के तफ्तीश निष्पक्ष कर ले? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और वो भी इतना ताकतवर सरकार साथ, खुद वो DGP हैं। देखो मैं ये कहता हूँ कि अगर गैरतमंद आदमी और ईमानदार आदमी, जो मजबूत आदमी, नाम आते ही उसी दिन कहता है कि आई स्टेप डाउन, जब तक इसकी जांच नहीं चलती, वो पूरी नहीं होती, मैं इसको अपने DGP के पद को त्यागता हूँ, तफ्तीश पूरी करी, सब कुछ ठंडा पड़ जाता। बिल्कुल, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं रहती, सरकार की भी मजबूती हो जाती। लेकिन अब उसके लिए तो बहुत बड़ी गैरत चाहिए, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, साफ होना चाहिए आदमी को अपने अंदर से। वो कितने हैं कितने नहीं हैं तो ये वो जाने, हम तो कमेंट करने वाले हो ही नहीं सकते। अच्छा, रोहतक जिला SP को भी हटाया गया है, हालांकि उनको ना सस्पेंड किया गया है ना दूसरी पोस्टिंग दी गई है, ये लीगली ठीक है, लीगली पहलू, लेकिन सरकार की मर्जी। ये एक रूटीन चीज़ है। अच्छा, रूट किसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, किसको हटा दिया जाए, ये सरकार के परव्यू के अंदर है। उनके ट्रांसफ़र ऑर्डर में ये कहीं नहीं लिखा गया कि क्योंकि आपके खिलाफ एक FIR दर्ज हो गई है इसलिए आपको यहाँ से पद मुक्त किया जाता है और आपकी जगह इनको लगाया। तो एक्शन नहीं हुआ अभी तक? ये कोई एक्शन थोड़ी ना। तो ये जो लोग माहौल बना रहे हैं कि जी एक्शन हो गया है, जाति विशेष के लोगों पे एक्शन हो गया है, सरकार सब पर इकट्ठा एक्शन ले। ऐसा है जी, जाति विशेष के लोग जो हैं वो बिना बात के उड़ते तीर को पकड़े बैठे हैं। हनुमान जी हैं। हाँ, हनुमान जी हैं, अपनी पूंछ में आग लगवा रहे हैं। किस चीज़ की? कल देखा मैंने कि वो खाप पंचायतें खड़ी हुई। अरे भैया किस लिए आ रहे हो तुम? ठीक है, आप तुम्हारे को किस लिए तकलीफ हो रही है? होने तो जो कुछ हो रही है। एक हमारे समाज के तबके को आज चोट पहुंची हुई है, नुकसान हुआ है, सपोर्ट करो यार उनको थोड़ी सी। अभी से पहले क्यों कर रहे हो? क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं है। ये कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई होती, सस्पेंशन होती, उनको ये केस की रेफरेंस दे के फिर कोई एक्शन होता तो डॉक्यूमेंट्स में आता। वो यहाँ कुछ नहीं है ऐसा। यहाँ तो एक ट्रांसफ़र है, उनको अभी दूसरी पोस्टिंग नहीं दी गई। हो सकता है उनको चंडीगढ़ हेडक्वार्टर में भेज दिया जाए,
हो सकता है उनको किसी पीटीसी में भेज दिया जाए, फील्ड पोस्टिंग तो से हटा कागज उनके काले नहीं होंगे। कागज अभी तक तो काले हुए नहीं है। अच्छा मलिक साहब, आप ये कह रहे हो कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से इस केस में कुछ नहीं बनेगा, तो पूरे देश के एससी समाज के अपने लोग इकट्ठा हो रहे हैं। चंडीगढ़ में अमनीत कुमार से भी मिले हैं, उन्होंने अपनी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस की है और ये कहा इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। इवन मायावती का भी ट्वीट आया है, मतलब किसका नहीं आया है। तो क्या इन सब का इकट्ठा होना, इनको एक मसला मिलना, क्या ये सब देखिए, व्यर्थ जाएगा? सोशल एंगल अगर इसका देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत सीरियस मुद्दा है। अगर ये सच है कि उनको जातीय आधार पे इस तरीके से प्रताड़ित किया गया है, एक बहुत ही सीरियस चीज। निचले लेवल पे गांव गंवान के अंदर ये चीजें हो जाती हैं कि किसी शेड्यूल कास्ट को कुछ कह दी। एडीजी लेवल पे आईजी एसपी रहे हैं वो, उस टाइम पे इतने सीनियर लेवल पे अगर जाति के आधार पर कोई प्रताड़ना होती है तो वो कुछ छोटी बात नहीं। सिविल सर्वेंट जिस दिन भी बनता है उस दिन वो अपनी रिलीजन और अपनी कास्ट को छोड़ देता है, वो खत्म हो जाती है। उसकी ना कोई कास्ट होती ना कोई रिलीजन होता। लेकिन उसके बावजूद अगर 14-14, 15-15 ऑफिसर्स इस तरीके से प्रताड़ित करते हैं किसी को, वो बहुत सीरियस मामला। और अगर शेड्यूल कास्ट की ये इस तरीके से नेशनल लेवल पे ये चीज़ हो रही है तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगी, ये पॉलिटिकल भी बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगी और ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। दबाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन फिर बात वही है, यहाँ पे दबाव के अंदर आप 2 को गिरफ्तार कर लोगे, कोर्ट में जाएंगे, उनकी बेल हो जाएगी। जब ये दिखाई देगा कि गिरफ्तारी पे बात आ रही है तो एंटीसिपेटरी बेल्स लगेंगी, एंटीसिपेटरी बेल्स हो जाएंगी, केस चला जाएगा। केस सालों पड़े रहते हैं, इसके खिलाफ क्या होगा, 6 महीने के बाद बहाली हो जाएंगी, फिर नौकरी। अब 14-14 अफसरों को थोड़ा ना सरकार छोड़ सकती है। 14 अफसरों को छोड़ दिया, काम कौन करेगा सरकार। तो सोशली एक बहुत बड़ी मूवमेंट है ये, सोशली एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। कास्ट डिवीजन का भी एक बहुत बड़ा वो आया है। जो चीज़ हम ये एक उस पर जा रहे थे कि समानता की तरफ बढ़ रहे थे, वो उसको एक बहुत बड़ा चोट भी पहुंची है और नुकसान भी हो। जब इस लेवल पे हो सकती है तो निचले लेवल पे तो फिर पता नहीं क्या क्या हो सकता है। तो इसलिए दोनों चीज़ अलग अलग, ये 2 पहलू अलग अलग। अगर शेड्यूल कास्ट का एक एजिटेशन चलता है, वो चलता है, उस दबाव के अंदर बहुत सी चीज़ होती है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर इनके हक में चला जाएगा, गिरफ्तारियों पे भी आ जाएंगे। सरकार को अपनी जान बचानी है। ये आदमी तो उनके लिए सेक्रीफिशियल लैम्स हैं, कभी भी आप किसी टाइम भी उनको सेक्रीफाइस कर दो। तो लैम्प बड़ा हो छोटा हो, वो लैम्प तो लैम्प है। लैम्प तो लैम्प ही है। तो इस समय में सरकार के पहलू पे बात कर ले, कौन सरकार का क्राइसिस मैनेजर बन करके उभर सकता है, या कोई बैकडोर चैनल से कार्रवाई करा कि सब सेटल हो जाए, शांत हो जाए। सैनी सरकार अपनी 17 अक्टूबर को तीसरे टर्म का फर्स्ट ईयर मनाने जा रही है, पीएम मोदी आ रहे हैं, तो पीछे तो बहुत कुछ चल रहा होगा। देखिए, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप एक बहुत सही जगह आए हैं। 17 तारीख पीएम आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज हमारे एक्स सीएम आ रहे हैं और क्राइसिस मैनेजर के तौर पे अब वही करेंगे। हमारे सीएम नायब सिंह सैनी जी सीएम ज़रूर हैं, लेकिन पावर वहीं से लेते हैं, उन्हीं की जेब में है सब। अब वो आके इसको कैसे हैंडल करते हैं, किस तरीके से करते हैं, कैसे देखते हैं। क्राइसिस मैनेजर पहले तो वो हैं और फिर सबसे बड़े क्राइसिस मैनेजर हमारे अमित शाह जी हैं, वो फिर आगे से करेंगे। जब वो एक स्कूटर सा दिखाई देता है ना, पीछे से अमित शाह जैसा आदमी, पीछे थोड़ा गंजा भी है, तो वो हरियाणा की तरह जब आएंगे ये वहाँ से चलेगा जी, तो वहाँ से चलेगा जी। तो ये थे हमारे साथ सीनियर वकील प्रदीप मलिक जी। मलिक साहब से हमने इस सीरियस मुद्दे पर काफ़ी सारी चर्चा, आम आदमी को जो समझ में आ जाए उसी भाषा में बातचीत की, और मलिक साहब ने भी उसी भाषा में जवाब दिया है ताकि आम आदमी को सही फीड जाए और पर्सपेक्टिव में बात को समझ पाए। मलिक साहब, आपने समय दिया, बहुत